नमस्कार। आज हम एक अहम कानूनी विषय पर बात करने जा रहे हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13। जी हाँ, ये धारा सीधे तौर पर जुड़ी है विवाह विच्छेद से, यानी तलाक से। बिल्कुल। तो हमारे पास इस कानून के वो हिस्से हैं जो बताते हैं कि भाई किन स्थितियों में किन आधारों पर पति या पत्नी तलाक के लिए अर्जी दे सकते हैं। सही कहा। हमारा मकसद है कि इन कानूनी वजहों को, इन ग्राउंड्स को साफ और सीधे तरीके से समझें। हाँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तो धारा 13 कुछ खास आधार बताती है। हाँ, और मोटे तौर पर देखें तो ये दो तरह के हैं। पहले वो आधार जो पति और पत्नी मतलब दोनों के लिए समान है। जी। जैसे कि अगर शादी के बाद किसी एक साथी का किसी और के साथ शारीरिक संबंध हो, जिसे व्यभिचार या एडल्ट्री कहते हैं। हाँ, और फिर आता है क्रूरता, यानी क्रुएल्टी। ये शारीरिक भी हो सकती है और मानसिक भी। बिल्कुल। और ये क्रूरता शब्द सुनने में भले सीधा लगे, पर अदालत में से साबित करना, खासकर मानसिक क्रूरता को, वो कई बार पेचीदा हो जाता है। सही। ये बहुत सब्जेक्टिव भी हो सकता है कि क्या व्यवहार क्रूरता है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, एक और अहम आधार है परित्याग, मतलब डेजर्शन। जी, यानी बिना किसी ठोस वजह के अपने जीवन साथी को छोड़ देना। कम से कम 2 साल के लिए ये अवधि जरूरी है। हाँ, और यहाँ ये बिना ठोस वजह वाला हिस्सा भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर छोड़कर जाने का कोई जायज, कोई मजबूत कारण था, तो फिर वो परित्याग नहीं माना जाएगा। ठीक है। इसके अलावा और भी आधार हैं, जैसे अगर कोई साथी अपना धर्म बदल ले, हिंदू धर्म छोड़कर कोई और धर्म अपना ले। हाँ, या फिर कोई गंभीर और लाइलाज किस्म की मानसिक बीमारी से पीड़ित हो, या फिर मान लीजिए 7 साल से किसी के बारे में कोई खबर ही ना मिली हो, तो ये माना जा सकता है कि शायद वो जीवित नहीं है। जी, इसे प्रेजम्पशन ऑफ डेथ कहते हैं। इसके अलावा गंभीर किस्म का कोई संक्रामक यौन रोग होना या दुनिया छोड़कर संन्यास ले लेना, ये भी आधार हैं। ये धर्म बदलने या संन्यास लेने वाले आधार मतलब इसलिए रखे गए हैं क्योंकि माना जाता है कि इनसे शादी की बुनियाद ही हिल जाती है। हाँ, साथ रहने का उद्देश्य शायद खत्म हो जाता है। बिल्कुल, दूसरे साथी के लिए रिश्ता निभाना मुमकिन नहीं रहता। अच्छा, एक बात और, क्या ये आधार हमेशा से ऐसे ही थे? नहीं, ये एक दिलचस्प बात है। इनमें बदलाव भी हुए हैं। जैसे पहले गंभीर और संक्रामक कुष्ठ रोग, लेप्रेसी, वो भी एक आधार हुआ करता था। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। लेकिन 2019 में कानून में संशोधन हुआ और इसे हटा दिया गया। अच्छा, तो ये दिखाता है कि कानून भी समाज के साथ बदलता है ना? मतलब बीमारियों को लेकर जो सोच बदलती है, उसका असर कानून पर भी पड़ता है। बिल्कुल सही। ये दिखाता है कि कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं है। वो समाज की बदलती सोच, वैज्ञानिक समझ और सामाजिक कलंक जैसी चीजों को ध्यान में रखकर विकसित होता है। ये तो हुई उन आधारों की बात जो दोनों पर लागू होते हैं, पति और पत्नी पर। लेकिन पत्नी के लिए कुछ खास अतिरिक्त आधार भी हैं? जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पत्नी कुछ और वजहों से भी तलाक मांग सकती है। जैसे अगर पति ने पहली पत्नी के होते हुए भी दूसरी शादी कर ली हो, मतलब बाइगैमी या बहुविवाह किया हो। ओके। या फिर पति को किसी गंभीर अपराध जैसे कि बलात्कार या सोडोमी या बेस्टियलिटी जैसे अपराधों में दोषी ठहराया गया हो। और एक और खास प्रावधान है जो बाल विवाह से जुड़ा है। वो क्या है? अगर शादी के समय लड़की की उम्र 15 साल से कम थी और उसने 15 साल की होने के बाद लेकिन 18 साल की होने से पहले उस शादी को मानने से इनकार कर दिया, उसे रेप्यूडिएट कर दिया, अच्छा, तो ये भी तलाक का आधार बन सकता है। ये खास तौर पर उन लड़कियों को एक रास्ता देता है जिनकी शादी बहुत कम उम्र में या जबरदस्ती कर दी जाती है। समझ गई। तो ये तो हो रहे आधार, लेकिन क्या सिर्फ ये कह देने से कि इनमें से कोई आधार मौजूद है तलाक हो जाता है? प्रक्रिया क्या है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। एक पूरी कानूनी प्रक्रिया है जिसका पालन करना होता है। अच्छा। ताकि अर्जी, जिसे याचिका कहते हैं, वो जिला न्यायालय या फैमिली कोर्ट में दायर करनी होती है। और फिर सबूत भी देने पड़ते होंगे? हाँ, सबसे जरूरी। आप जो भी आधार बता रहे हैं, चाहे वो क्रूरता हो, परित्याग हो या कोई और, उसे सबूतों के साथ अदालत में साबित करना पड़ता है। मतलब गवाह, दस्तावेज, वो सब? जी हाँ, अदालत सारे सबूत देखती है, दोनों पक्षों को सुनती है, और जब वो पूरी तरह संतुष्ट हो जाती है कि हाँ, तलाक का आधार बनता है और ये देना उचित है, तभी वो विवाह विच्छेद का अंतिम आदेश जारी करती है, जिसे डिक्री कहते हैं। बिल्कुल, डिक्री ऑफ डाइवोर्स। तो कुल मिलाके ये साफ है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 तलाक के लिए सिर्फ वजह ही नहीं बताती, बल्कि एक पूरी व्यवस्थित कानूनी प्रक्रिया भी देती है। सही कहा। और इसमें कई मानवीय पहलू जैसे रिश्तों की जटिलताएं और सामाजिक मुद्दे दोनों को शामिल करने की कोशिश की गई है। हाँ,
और ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि जिस तरह से ये कानूनी आधार तय किए गए हैं, वो विवाह की पारंपरिक पवित्रता की धारणा और व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता, उसके निजी अधिकारों के बीच कैसे संतुलन साधते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और भविष्य में जैसे जैसे समाज और बदलेगा, कानून विकसित होगा, तो क्या इन आधारों में हमें और भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं? ये एक अहम सवाल